Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा और फर्स्ट ईयर में भी ये यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे ना अलबत्ता 9th में ये था कि कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हम इस यूनिट में जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, एडवांस्ड HTML CSS फीचर्स को, एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, लिस्ट वगैरह, कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जो है ना लाइक थेरेटिकल लेक्चर के अलावा आपको जो है वो प्रैक्टिकल्स भी प्रॉपर करवाए जाएंगे। कौन सी चीज़ क्या कैसे परफॉर्म हो रही है HTML की, ठीक है, आउटपुट क्या आएगी, वो सब चीज़ें आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा उसमें करवाया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 1, website development. The development of a website first needs a plan. Next, tools and resources are chosen and gathered, and then it is constructed. Alright, वेबसाइट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, वैसे ही वेबसाइट का डिज़ाइन और पर्पस डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो है वो टूल्स और रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और उन्हें इकट्ठा करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है वेबसाइट की। It is important to first understand the purpose of the website and the actions you would like visitors to do. अब जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वेबसाइट बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किस काम के लिए। क्या ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है या एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और विजिटर्स से क्या एक्सपेक्ट करें, वो लॉगिन करें, प्रोडक्ट्स ख़रीदें या आर्टिकल पढ़ें। ओके, लेट्स सपोज अगर आप एक जो है वो क्लॉथिंग स्टोर बना रहे हैं तो गोल होगा कि हर यूज़र जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो ब्राउज़ करे, कार्ट में डाले और पेमेंट करे। ओके, और उसके अलावा जो है वो आप उसका फिर वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि मेन्यूज़, बटन्स, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह, ये सब यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होता है। टॉप पर जो है वो एक नेविगेशन बार हो, जैसे आप सपोज करें, जिसमें होम, शॉप, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह से ना बहुत इंटरेक्टिव सा इंटरफेस हो। ओके, ताकि यूज़र वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें, कस्टमर ट्रैफिक ज़्यादा रहे। The website is then created using code to accomplish your desired goals. फिर जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोड लिखा जाता है। ठीक है, मोस्टली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ होते हैं, और PHP और जो पाइथन है, Node.js वगैरह बैक एंड के लिए। ओके, और जो है वो जब आप कोडिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो टेस्टिंग होती है, यानी कि चेक करना कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है या नहीं, क्या बटन्स काम कर रहे हैं, लॉगिन सही चल रहा है, सब फीचर्स जो है वो परफेक्ट हैं या नहीं। देन जो है वो वेबसाइट टेस्टिंग होने के बाद ना वेबसाइट को होस्ट कर दिया जाता है ताकि सब लोग यूज़ कर सकें। यानी कि एक वेबसाइट सपोज करें लाइव है कि www.cscircuit.com। ओके, अब जो वेबसाइट है वो उसको लाइक स्प्लिट किया जाता है दो सेगमेंट्स में। फर्स्ट वन इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड जो यूज़र को नज़र आता है और बैक एंड जो सर्वर पे डेटा हैंडल करता है। इसको सेपरेट करने की क्या रीज़न्स हैं? अगर दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी तो मेंटेनेंस आसान होती है। अगर सिर्फ डिज़ाइन में चेंज करना है तो बैक एंड को जो है ना छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फ्रंट एंड में थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग कर देनी है, ना कि आप जो है वो बैक एंड का सारा कोड चेंज करें। ओके, सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। हर डेवलपर जो है वो दोनों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक फ्रंट एंड स्पेशलिस्ट सिर्फ यूज़र इंटरफेस बनाता है और एक जो है वो बैक एंड स्पेशलिस्ट होता है, वो डेटाबेस और लॉजिक को देखता है। ओके, और सपोज करें कि एक डेवलपर सिर्फ CSS एनिमेशंस और रिएक्ट कंपोनेंट्स में एक्सपर्ट है, जबकि दूसरा पाइथन और माइस्क्वेल में। फिगर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस मेंशन हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। फ्रंट एंड के लिए मेंशन हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और जो है वो बैक एंड के लिए PHP, रूबी, पाइथन वगैरह। ओके, ऑलराइट, फ्रंट एंड की डिटेल्स अब हम देखते हैं। द फ्रंट एंड कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग यू सी एंड इंटरेक्ट विद। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें यूज़र को नज़र आती हैं, बटन्स, फॉर्म्स, इमेजेस, लेआउट, सब फ्रंट एंड में आता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक का लाइक बटन या फिर जो यूट्यूब की सर्च बार है, ये सब जो है ना फ्रंट एंड का हिस्सा है।
और जो है वो लाइक बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है ये, ठीक है। फ्रंट एंड इस तरह से डिज़ाइन होता है कि यूज़र को यूज़ करना इजी लगे। इसमें कलर, स्पेसिंग और रीडेबिलिटी का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और इसके लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अगेन मैं बता दूं, HTML स्ट्रक्चर बनाती है, CSS जो है वो स्टाइलिंग देती है, जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करती है, बटन क्लिक से कुछ परफॉर्म होना, ओके। फ्रंट एंड को जो है ना हम क्लाइंट साइड भी कहते हैं। क्लाइंट साइड इसलिए हम कहते हैं कि फ्रंट एंड वो होता है जो ब्राउज़र में लोड होता है, यानी क्लाइंट जिसको देख सकता है, जिस पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ओके। अब हम बैकएंड की डिटेल्स को देखते हैं। बैकएंड में डेटाबेसेस होते हैं जहाँ डेटा स्टोर होता है। जब यूज़र कुछ रिक्वेस्ट करता है तो बैकएंड से डेटा लाके जो है ना उसको दिखाया जाता है। सपोज़ अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट्स डिटेल्स जैसे प्राइस और अवेलेबिलिटी बैकएंड में स्टोर होती हैं, ओके। और इसको हम सर्वर साइड भी कहते हैं। बैकएंड काम करता है सर्वर पर, इसलिए इसे सर्वर साइड कहा जाता है, ओके। और जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं ना, बैकएंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़र को नज़र नहीं आती, जैसे लॉगिन सिस्टम के लॉजिक क्या है, डेटाबेस के कनेक्शंस क्या हैं, ओके। और इसमें जो बैकएंड के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो हैं रूबी, पाइथन और PHP, ओके। ये लैंग्वेजेस जो है वो सर्वर पर रन होती हैं और डेटाबेसेस से डेटा फेच करके ब्राउज़र को सेंड करती हैं, ओके। Now let's see communication between front end and back end. When a user interacts with a web page, the front end sends requests to the back end with which processes these requests. आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, फिगर 2। जब यूज़र वेब पेज पर कोई एक्शन करता है ना, जैसे फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है बैक एंड को। और जो बैक एंड है वो रिक्वेस्ट रिसीव करके डेटाबेस या लॉजिक यूज़ करके जो है वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जैसे कि अगर लॉगिन फॉर्म सबमिट होने पर बैक एंड वेरीफाई करता है यूज़र नेम और पासवर्ड को। अब ये जो है ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है कि वेबसाइट हर स्क्रीन और उसके अलावा मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर ठीक नज़र आए। इसमें परसेंटेज बेस्ड वर्ड्स यूज़ होती हैं, ना कि फिक्स पिक्सल्स। अगर आप वेबसाइट छोटी स्क्रीन पर खोलें तो मेन्यू ऑटोमेटिकली आइकन में कन्वर्ट हो जाए और इसे जो है ना हम इजीली ओपन कर सकें, ओके। फॉर इंस्टेंस हम जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट बना रहे हैं और उसके लिए बनाने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो दोनों काम करती हैं। लाइक फ्रंट एंड इस तरह से काम करेगी कि आप जो है वो आपके जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह के ऑप्शंस, और बैक एंड यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस, क्वांटिटी, ऑर्डर सेव वगैरह, ओके। जब यूज़र कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर प्लेस करते ही डेटा बैकएंड को भेजा जाता है, वो डेटाबेस अपडेट करता है और स्टॉक मैनेज करता है, ओके। Alright, next is additional features of HTML CSS. HTML फॉर्म एक ऐसा हिस्सा होता है वेब पेज का जिसमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। इसमें हम अलग अलग तरह के इनपुट कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स, पासवर्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन वगैरह, ओके। ये जैसे कोई भी आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया हो, ठीक है, तो वो बेसिकली HTML फॉर्म उस तरह के होते हैं। कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया हो कहीं पे, ओके। अब जो है ना, अगर आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, जैसे यूज़र नेम है तो इनपुट टाइप होगी टेक्स्ट, पासवर्ड है तो इनपुट टाइप होगी पासवर्ड, और लॉगिन बटन है तो इनपुट टाइप होगी सबमिट। अब फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर सब इनपुट एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसमें यूज़र नेम आ जाएगा। इनपुट टाइप पासवर्ड, उसमें जो है वो पासवर्ड आ जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट, उसमें लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इनपुट एलिमेंट की टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करती है कि वो किस पर्पस के लिए। यहाँ से ना हम इसका लेक्चर 2 में प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे मैं जस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करूँ तो आपको लाइक HTML क्लियर नहीं होगी, ओके। So alright, that was all about our today's lecture, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।